हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी ठीक होंगे और सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि सभी को पता है कि एसएससी जैसा हर साल अपना टेंटेटिव कैलेंडर रिलीज़ करता है, इस बार भी एसएससी ने अपना टेंटेटिव कैलेंडर रिलीज़ कर दिया है, जो कि 2-3 दिन पहले किया था। और उसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है, अगर कुछ डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम को छोड़ दिया जाए तो सबसे पहले आपका सीजीएल का प्री लगा हुआ है, जो कि मई जून में एसएससी कंडक्ट करवाने के लिए कह रहा है। जितने भी हमारे लास्ट ईयर के एसएससी ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं, यानी 2025 के जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं एसएससी ने, उनमें जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसके लिए एसएससी ने एक नया नॉर्मलाइजेशन मेथड इंट्रोड्यूस किया था, या फिर नया नॉर्मलाइजेशन फार्मूला इंट्रोड्यूस किया था। तो उससे कैसे आपके एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होता है, कैसे आपका स्कोर जो है वो नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से अफेक्ट करता है, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। तो मेक श्योर करना कि आप वीडियो कंप्लीट देखें। तो भाई सबसे पहले तो ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या पड़ गई थी। अभी आप सभी को पता है कि 1-2 दिन पहले ही सीजीएल की जो है वो फाइनल आंसर की रिलीज़ हुई है, और उसमें क्या है कि 1-2 एस्पिरेंट्स मेरे नोन हैं और उनके नंबर, उन्होंने रो स्कोर अपना चेक किया था तो उनके 133 135 ऐसे बन रहे थे। लेकिन ओबीसी से है, मेनली ये कैंडिडेट जो है ये ओबीसी से हैं। और रिज़ल्ट आने के बाद इनका नाम आता नहीं है लिस्ट में, मतलब इनका जो है फाइनल सिलेक्शन होता नहीं है। और इनकी जो इन्होंने अपनी जो लिस्ट देखी वो शायद 128 पे गई है ओबीसी की, जो मतलब जो तीसरी लिस्ट है एसएससी सीजीएल की, वो 128 पे गई है ओबीसी की। लेकिन इनका सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ। तो अभी फाइनल आंसर की आने के बाद जो जब इन्होंने स्कोर कार्ड चेक किया, तो इस भाई के तो भाई 9 नंबर्स की नेगेटिव नॉर्मलाइजेशन हो रही थी, या फिर हम डी नॉर्मलाइजेशन हम कह सकते हैं। तो इसके तो बन रहे थे 124.5, और इस भाई के -12 की नॉर्मलाइजेशन जो हो रही थी वो हो रही थी, तो इसके बन रहे थे 123। तो इस करके भाई ये दोनों लिस्ट से बाहर हो गए। तो अब कैसे आपका नॉर्मलाइजेशन फार्मूला काम करेगा, कैसे क्या रहता है, वो सभी चीज़ें वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले तो अगर कुछ थोड़ा सा इतिहास देख लिया जाए तो 2018 से पहले कोई भी नॉर्मलाइजेशन वगैरह कुछ नहीं होता था, लेकिन 2018 में प्रोटेस्ट वगैरह किए गए और नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला जो है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया। नॉर्मलाइजेशन क्या दिक्कत क्या आती थी कि भाई अगर एक शिफ्ट ईजी है तो उसमें तो सभी बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, अगर दूसरी शिफ्ट हार्ड है तो उसमें सारे ही बच्चे रह जा रहे हैं। तो उस करके 2018 में नॉर्मलाइजेशन हुआ था। और 2018 में किस तरह का नॉर्मलाइजेशन हुआ था, वो ऐसे हुआ था कि जो ईजियर शिफ्ट है, जैसे मान लो आप 3 शिफ्ट का कंपैरिजन ले लो। जैसे इसमें तो अगर एवरेज शिफ्ट मार्क्स आ रहे हैं आपके 123, इसमें मान लो आ रहे हैं 115, और इसमें आ रहे हैं भाई आपके 118। तो ये जो पहली शिफ्ट वाला जो कैंडिडेट है उसके तो इंक्रीज़ हो जाते इसके हिसाब से 5 मार्क्स, और दूसरी शिफ्ट वाला जो कैंडिडेट है उसके हो जाते 8 मार्क्स इंक्रीज़। तो पहले तो जो नॉर्मलाइजेशन होता था वो इस हिसाब से होता था। और इसमें प्रॉब्लम क्या थी, इस शिफ्ट में अगर कोई टॉपर है उसने स्कोर किया है भाई 196, अगर आउट ऑफ 200 अगर इसने 196 स्कोर किया है तो इसके भी 5 इंक्लूड होते, और इसके जो मार्क्स आते थे वो 201 आते थे आउट ऑफ 200। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी भाई इसमें। अब ऐसे में क्या था कि जैसे आपको पता है कि भाई सीजीएल का जो प्री है वो तो 36 शिफ्ट होगी या फिर 45 होगी, ऐसे इतनी शिफ्ट में कंडक्ट करवाया जाता है। अब इतनी शिफ्ट में जो एग्ज़ाम का लेवल है वो मैच करना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब कोई शिफ्ट तो इतनी हार्ड हो जाती थी कि उसके जो एवरेज शिफ्ट के मार्क्स हैं वो 101 आ रहे हैं, और दूसरी एक शिफ्ट इतनी ईजी हो जाती थी कि उसके एवरेज जो मार्क्स है वो 136 आ रहे हैं। तो इनको जो है वो 35 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन मिल जाता था। और उसी वजह से हमारी जो कट ऑफ है वो हमेशा 150 क्रॉस कर रही है, कभी 155 क्रॉस कर रही है। तो इसमें दिक्कत ये थी कि इसमें तो कैंडिडेट्स के 220 मार्क्स आ रहे हैं भाई आउट ऑफ 200। 2019 में भी इससे प्रॉब्लम हुई थी भाई, प्रोटेस्ट वगैरह किए थे लेकिन कुछ हो नहीं पाया था। तो अब जाके ये 2025 में जो है न्यू नॉर्मलाइजेशन फार्मूला इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन वही है कि हर चीज़ के भाई कुछ अगर मेरिट्स हैं तो कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं, तो इस फॉर्मूला के भी हैं। और इस फॉर्मूला के मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो दो कैंडिडेट्स हैं भाई इनका ऐसे फाइनल लिस्ट में होना था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन हो गया और ये दोनों अपनी जो इनकी लिस्ट लग रही थी ओबीसी की उससे बाहर हो गए। और सभी को पता है कि सीजीएल का जो मेंस है वो भी भाई एक शिफ्ट में कंडक्ट नहीं करवाया जाता। सीजीएल 2024 का जो मेंस हुआ था उसमें भी कैंडिडेट्स के 50-50 मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। और शिफ्ट के चेंज चलते ही सेम कैटेगरी के कैंडिडेट्स, अगर दो कैंडिडेट्स है सेम कैटेगरी के और दोनों के 280 मार्क्स आ रहे हैं, और एक की शिफ्ट जो है वो हार्ड है, तो उसको 50 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलते 330 मार्क्स होते ही भाई उसका सिलेक्शन हो रहा है।
तो इस हिसाब से ये काम चल रहा था, जो कि बहुत ही गलत था। और उसी वजह से 2025 में जो है वो न्यू नॉर्मलाइजेशन मेथड इंट्रोड्यूस किया गया है। अब उसकी पीडीएफ भी मैं यहाँ पे डाल सकता था, लेकिन भाई पीडीएफ इतनी मतलब वो कॉम्प्रिहेंसिबल होती नहीं है भाई, आप उसको समझ ही नहीं पाओगे। बाकी मैं टेलीग्राम पे अपने पीडीएफ भी डाल दूंगा, वो अगर किसी को पीडीएफ पढ़नी है तो भाई वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। मैंने देखा बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे भाई वो पीडीएफ रिपीट कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप थोड़ा सा फॉर्मूला में जाए, थोड़ा सा रियलिटी एग्जांपल देख के मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। तो न्यू नॉर्मलाइजेशन मेथड में आपका क्या है कि भाई आपका परसेंटाइल यूज़ हो रहा है। सबसे पहले तो आपकी 3 चीज़ें यूज़ हो रही है इसमें बताऊंगा। एक तो हो रहा है आपका परसेंटाइल यूज़, दूसरा आपका इंटरपोलेशन मेथड का यूज़ हो रहा है। इंटरपोलेशन मेथड का यूज़ किस काम के लिए हो रहा है कि भाई अगर एक शिफ्ट का कैंडिडेट है, जैसे मान लो एक शिफ्ट का कैंडिडेट है, उसके उस शिफ्ट में 163 मार्क्स आ रहे हैं, तो उसके दूसरी शिफ्ट में कितने मार्क्स आएंगे, तो उनको कैलकुलेट करने के लिए आप इंटरपोलेशन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। उसके बाद लास्ट में जो चीज़ यूज़ हो रही है वो हो रही है एवरेज शिफ्ट मार्क्स। एवरेज शिफ्ट मार्क्स का यूज़ किया जा रहा है नए मेथड में, जिससे कि जो कि है आपकी कट ऑफ हाई नहीं जाएगी। लेकिन कुछ डीमेरिट्स मैं बता चुका हूँ कि भाई हर चीज़ की होती है, तो उसमें ऐसे आपके अगर सिलेक्शन हो भी रहा है, इजी शिफ्ट में है, तो आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर कट भी सकते हैं। तो अब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे आपका नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला जो है वो काम करता है। तो सबसे पहले पहला स्टेप देख ले इसका भाई, परसेंटाइल का। परसेंटाइल आप कैसे निकालोगे, तो वो हम एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। जैसे मान लो आपकी शिफ्ट है, पहली शिफ्ट मान लो आपकी आपकी पहली शिफ्ट मान लो, उसमें जो कैंडिडेट्स हैं अपीयर हुए हैं वो 1000 कैंडिडेट अपीयर हुए हैं। उसमें से आपके मार्क्स आ रहे हैं 163, मान लो आप 163 आपके मार्क्स आ रहे हैं, और आपसे नीचे 900 कैंडिडेट्स हैं। भाई आपसे नीचे आपकी शिफ्ट में 1000 टोटल कैंडिडेट थे, आपके 163 मार्क्स आ रहे हैं, आपसे ऊपर 100 कैंडिडेट है, नीचे 900 कैंडिडेट्स हैं। तो अगर आपको अपना परसेंटाइल निकालना है तो आपको ये देखना है कि आपसे नीचे कितने कैंडिडेट्स आ रहे हैं। आपसे नीचे 900 आ रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जितने थे शिफ्ट में, तो आपके निकल के आ गई 0.9 परसेंटाइल। इससे क्या होगा, इससे आप जो हर शिफ्ट में जितने भी टॉपर्स हैं उन सभी के परसेंटाइल वाइज जो मार्क्स है वो इक्वल कर सकते हो। जैसे कि मान लो ये होगी आपकी शिफ्ट 1, ये होगी शिफ्ट 2, ये होगी शिफ्ट 3। अब इसमें मैं बता रहा हूँ कि आपके 163 मार्क्स से हमने एग्जांपल लेके चले हम, उससे आपकी 0.9 परसेंटाइल आ रही है। अब इसमें जो टॉपर है उसके मान लो आ रहे हैं 175 मार्क्स। अब 175 मार्क्स आ रहे हैं तो उसके तो नीचे 1000 कैंडिडेट्स ही हो गए, उसके नीचे 1000 कैंडिडेट्स हैं, टोटल 1000 कैंडिडेट थे, तो परसेंटाइल कितनी निकल के आ गई आपकी, 1 निकल के आ गई। मतलब शिफ्ट 1 का जो कैंडिडेट है, परसेंटाइल यहाँ नहीं लिखते हैं, परसेंटाइल आप यहाँ लिख लो, ये 1 परसेंटाइल, शिफ्ट 1 के कैंडिडेट का स्कोर कितना है 1 परसेंटाइल पे, 175। अब देख लेते हैं कि भाई जो शिफ्ट 2 है उसमें कैंडिडेट जो टॉप पर रहा है भाई, उसका ज़रूरी नहीं है कि 175 मार्क्स ही आ रहे हो, उसके मान लो आप 183 मार्क्स आ गए, शिफ्ट 2 के टॉपर के आगे भाई 183 मार्क्स, लेकिन परसेंटाइल तो इसके भी एक ही रहेगी ना। जैसे थोड़ा अच्छे से समझाऊं तो मान लो कि शिफ्ट 2 है, शिफ्ट 2 में 800 कैंडिडेट हमारे अपीयर हुए हैं। अब 800 में से जो टॉपर रहेगा उसके तो नीचे 800 ही रहेंगे, तो फिर से परसेंटाइल कितने निकल के आ गई हमारी, 1 निकल के आ गई, और टॉपर का स्कोर कितना है 183, टॉपर का 183 हो गया। अब शिफ्ट 3 की बात कर लेते हैं। शिफ्ट 3 में मान लो टॉपर का स्कोर रहा भाई 168, उसमें कितने कैंडिडेट अपीयर हुए आपके, मान लो 1500 कैंडिडेट्स जो हैं वो अपीयर हुए आपके शिफ्ट 3 में। 1500 कैंडिडेट अपीयर हुए, 168 पे टॉपर है, तो टॉपर के नीचे कितने रहेंगे कैंडिडेट्स, 1500 कैंडिडेट्स टॉपर के नीचे हो गए, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट आपके फिर से 15 और परसेंटाइल फिर से वही 1, तो ये हो गया 168। अब अगर हम फॉर्मूला वाइज बात करें तो वो हमें कहता है कि तीनों जितनी भी शिफ्ट है सभी के जो टॉपर्स हैं उनके जो मार्क्स हैं वो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लगाओगे। तो अगर इनको थोड़े अच्छे से मैं लगाऊं तो शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, ये ऐसे आएगा। यहाँ पे हम रखेंगे आपका परसेंटाइल, ऐसे रख लो आप, परसेंटाइल 111 ही रहनी है क्योंकि हम 3 शिफ्ट के टॉपर्स की बात कर रहे हैं। शिफ्ट 1 का जो टॉपर है उसके मार्क्स सबसे पहले तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हमें लिखना है तो सबसे ज़्यादा मार्क्स वाले हम लिखेंगे। शिफ्ट 2 का जो कैंडिडेट है, शिफ्ट 2 का जो टॉपर है उसके आ रहे हैं 183 मार्क्स, मतलब शिफ्ट 2 का टॉपर हम सबसे पहले लिखेंगे, परसेंटाइल वाइज इक्वल हो गया, 183 मार्क्स आ गए इसके।
शिफ्ट 1 का जो कैंडिडेट है फिर वो है 175 मार्क्स के साथ, और फिर शिफ्ट 3 का कैंडिडेट है 168 मार्क्स के साथ। अब ऐसे अगर 36 शिफ्ट है या फिर 40 है या फिर 45 है, जितनी भी है सभी ऐसे लिखी जाएंगी 1 1 1 करके, और सभी के मार्क्स ऐसे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सेट करने हैं। उसके बाद क्या है कि अगर हमें ये निकालना है कि भाई इनका एवरेज मार्क्स कितना आ रहा है, एवरेज मार्क्स निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है मैथ का भाई, सबकी सम करो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कर दो, मतलब 175 प्लस 183 प्लस 168, अगर ये आ गया हमारा 5 to 6 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 शिफ्ट का हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। अब इसको इससे काटेंगे तो ये हमारा आ गया 1 7 और 5.33, 175.33 आ गया। तो मतलब ये जो कैंडिडेट है इसके तो 0.33 से मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये जो कैंडिडेट है इसके मार्क्स इंक्रीज होंगे भाई 7.33 से, और ये जो कैंडिडेट है इसके मार्क्स डिक्रीज हो जाएंगे -8.33 से। सभी टॉपर्स के इक्वल मार्क्स आ जाएंगे। अब अगर इसको हम देखें तो इसके मार्क्स आ गए 175.3, इसके भी आगे 175.33, और इसके भी आगे 175.33। तो ऐसे परसेंटाइल के हिसाब से सबकी 1 1 परसेंटाइल हमने मानी थी, उसी हिसाब से ये जो है सभी टॉपर्स के जो मार्क्स है वो इक्वल करके चलेंगे। इससे क्या होगा कि अगर आपका CGL का जो प्री है वो अगर 40 शिफ्ट में भी कंडक्ट करवाया जा रहा है तो आपके 40 ही टॉपर्स आपको मिल सकते हैं, क्योंकि सभी के मार्क्स इक्वल किए जाएंगे, ये कंफर्म है भाई। अब अगर अगले स्टेप पे आया जाए तो अगला स्टेप हमारा क्या रहने वाला है कि आप इंटरपोलेशन फार्मूला जो है, इंटरपोलेशन फार्मूला नहीं, इंटरपोलेशन स्कोर, इंटरपोलेशन स्कोर आप कैसे कैलकुलेट करोगे। इंटरपोलेशन स्कोर कैलकुलेट करने के लिए आपको इंटरपोलेशन फार्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। इंटरपोलेशन फार्मूला आपका क्या कहता है कि x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 इंटू P माइनस P1, ये है आपका इंटरपोलेशन फार्मूला। अब इंटरपोलेशन मेथड समझने के लिए भी ये हम एग्जांपल का यूज़ करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और एग्जांपल जो है वो हम ले लेते हैं भाई 2 शिफ्ट का। मान लो कि आपको ये शिफ्ट पहली है, ये शिफ्ट दूसरी है, यहाँ पे आपकी परसेंटाइल लिखी हुई है, परसेंटाइल ये आपकी बन गई भाई टेबल। अब मान लो ये जो शिफ्ट 1 है इसके टॉपर का स्कोर आपका रहा है भाई 167, शिफ्ट 2 के टॉपर का स्कोर आपका रहा है 163। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें ये हमेशा लगाने हैं तो उस वजह से ये मैंने ऐसे लिखे हैं। फिर उसके बाद 161 जो है वो आपका स्कोर रहा मान लो पहले शिफ्ट में जो दूसरा कैंडिडेट है उसका। पहले शिफ्ट में दूसरा कोई भी कैंडिडेट लगा लो आप, 5वां 10वां 11वां कोई भी कैंडिडेट लगा लो, और शिफ्ट 2 में जो 10वां या 15वां या कोई सा भी कैंडिडेट लगा लो उसके आ रहे हैं 149 मार्क्स। अब इनकी परसेंटाइल एक एक है, मैंने पीछे बताया था परसेंटाइल कैसे निकालनी है, तो उस हिसाब से मान लो 161 की आ गई 0.91, और यहीं पे 149 की आ गई आपकी 0.90, ये मान के चल लो आप। अब हमें इंटरपोलेशन मेथड से बताना है कि ये जो कैंडिडेट है, ये जो 161 वाला कैंडिडेट है, अगर ये शिफ्ट 2 में आपका एग्ज़ाम देता तो इसके कितने स्कोर निकल के आ रहे हैं, और उसके लिए हम इस फॉर्मूले का जो है वो यूज़ करते हैं। अभी इसमें मैं ये सारी टर्म बताने लगूँ तो भाई बहुत ही कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। हम ऐसे ही मान के चल लेते हैं नॉर्मली कि भाई ये जो कैंडिडेट है अगर ये दूसरी शिफ्ट में अगर अपना एग्ज़ाम देता है तो इसके जो मार्क्स है वो आपके निकल के आते हैं 152 पॉइंट कुछ भी, मान लो आप 32 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये मेथड यूज़ करके हमारी जितनी भी शिफ्ट होगी, ये पहली दूसरी है फिर तीसरी फिर चौथी, फिर मतलब सेकंड डे की पहली लगा लो आप, अगर दिन में 3 शिफ्ट हो रही हैं तो आपकी फिर सेकंड डे की दूसरी तीसरी, फिर ऐसे ही जितनी भी शिफ्ट हमारी होती हैं उन सभी शिफ्ट में हम जो है इसको बोलते हैं भाई इंटरपोलेटेड स्कोर। इंटरपोलेटेड स्कोर निकाल लेंगे, फिर उन सभी का एवरेज निकाल लेंगे। जैसे मान लो आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपने 10 मॉक टेस्ट दिए हैं भाई, किसी में आपका स्कोर आ रहा है 145, किसी में 149, किसी में 138, किसी में 158, ऐसे आपका जो है वो स्कोर चल रहा है। तो अब किसी मॉक का लेवल हार्ड होगा, किसी का इजी होगा, तो आप ओवरऑल अपनी एवरेज निकालने के लिए सभी का सम करेंगे और उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है। जितनी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया गया है सभी शिफ्ट में हर कैंडिडेट का इंटरपोलेटेड स्कोर निकलेगा, और फिर
उस इंटरपोलेटेड स्कोर का एवरेज निकलेगा। जो एवरेज निकल के आएगा वो फिर आपका मतलब आपके जो है वो सही मार्क्स निकल के आएंगे। तो भाई इस तरह से आपका नॉर्मलाइजेशन फार्मूला है जो वो वर्क करेगा। तो मैंने कोशिश तो यही की थी कि आपको अच्छे से समझ में आए, सिंपल से सिंपल तरीके में बताने के लिए, लेकिन फिर भी ये कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग हो रहा है। तो आपको थोड़ा बेसिकली अगर मैं मतलब कुछ सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको बता सकूँ कि आपका फॉर्मूला इस बार कैसे काम करने वाला है, तो ये भाई मान लो आपके 5 कैंडिडेट मान लो, एक के 170 मार्क्स आ रहे हैं, एक के 165, फिर 160, फिर 155, फिर 150। तो 2024 में या उससे पहले नॉर्मलाइजेशन कैसे काम कर रहा था कि 150 जिस कैंडिडेट के आ रहे हैं उसके सीधे इंक्रीज़ होंगे भाई 20 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से। 155 वाले के कितने इंक्रीज़ होंगे? 15 मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। 160 वाले के 10 और 165 के 5 मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। लेकिन अभी क्या कर दिया है, अभी अगर मान लो हमारे यही कैंडिडेट्स हैं, अभी मान लो हमारे इतने ही स्कोर आ रहे हैं हर कैंडिडेट के, 5 कैंडिडेट हमने अपने लिए हैं, तो इसमें क्या है कि इस कैंडिडेट के जो है वो 5 मार्क्स इंक्रीज़ होंगे और इस कैंडिडेट के 5 मार्क्स डिक्रीज़ होंगे। मतलब एवरेज शिफ्ट के हिसाब से लेंगे भाई, जो शिफ्ट में एवरेज है। पहले क्या था कि इजी शिफ्ट की तरफ चल रहे थे, अब जो है अब वो एवरेज शिफ्ट की तरफ चलेंगे। पहले इजी शिफ्ट थी 170 मार्क्स, तभी तो आए हैं क्योंकि भाई इजी शिफ्ट थी, उसकी तरफ हम जा रहे थे। लेकिन अभी हम जा रहे हैं मीडियम शिफ्ट की तरफ। तो जो जिन कैंडिडेट्स की शिफ्ट मीडियम है भाई, जिनका जो एवरेज मार्क्स है वो कुछ ज़्यादा नहीं है, तो उनके तो ठीक है उतने ही रहेंगे। कुछ थोड़ा बहुत चेंज आपको देखने को मिल सकता है, 1 मार्क्स का या पॉइंट में कुछ चेंज आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके बाद अगर आपकी शिफ्ट हार्डेस्ट है तो आपको 10 जो नंबर्स हैं उनका भाई 12 नंबर्स का या 15 नंबर्स का, जितने भी एवरेज से हार्डेस्ट है उतना आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। और उससे जितनी भी ईजीएस्ट है, जैसे इसमें 170 ईजीएस्ट है, 160 आपके मीडियम है, तो इनको जो है इनको 10 नंबर -10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। मतलब अगर आपके 135 मार्क्स आ रहे हैं तो आपके 125 आएंगे। तो भाई अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करके चलो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का अब कुछ पता नहीं है। और अभी जो एसएससी सीजीएल के जो स्कोर कार्ड आया उसमें जो कैंडिडेट्स की क्वेरी आ रही है वो भाई किस वजह से आ रही है, वो या तो एसएससी ने भाई फॉर्मूला यूज़ करना मतलब उसमें कुछ गड़बड़ की है, या फिर जो जो जिन कैंडिडेट्स का जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था बाद में उनका 14 अक्टूबर को, जैसे मान लो एक कैंडिडेट है भाई 12 सितंबर को उसका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, एक कैंडिडेट का एग्ज़ाम था भाई 15 सितंबर को उसका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, एक का 26 को मान लो उसका कैंसिल हुआ है। तो ये जिनका कैंसिल हुआ था इन सभी को एग्ज़ाम जो दोबारा कंडक्ट करवाया गया वो 14 अक्टूबर को कंडक्ट करवाया गया था। अब 14 अक्टूबर को तो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया, लेकिन इनमें जो नॉर्मलाइजेशन लगा वो इनका इस शिफ्ट के हिसाब से लगवा दिया गया है भाई, जो कि बिल्कुल ही गलत है। सेम कैंडिडेट्स ने सेम डे 14 अक्टूबर को पेपर दिया, लेकिन एक में जो नॉर्मलाइजेशन लग रहा है वो 12 सितंबर की शिफ्ट के हिसाब से, एक के में जो नॉर्मलाइजेशन लग रहा है वो 15 सितंबर की शिफ्ट के हिसाब से, तीसरे के में जो लग रहा है वो 26 सितंबर की शिफ्ट के हिसाब से। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ तक है एसएससी को रिज़ल्ट रिवाइज़ करना चाहिए। बाकी आपको पता है कि मेंस की डेट्स भी अब 18-19 तारीख ही है, तो पता नहीं इसका तो क्या होगा। लेकिन भाई आप अपने एग्ज़ाम पे फोकस रहिए जो आपका मई जून में होने वाला है। और मेनली क्या है कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी शिफ्ट जो है वो इजी आ रही है, तो आप भाई सेफ्टी रीजंस के लिए आप अपने जो मार्क्स है वो पहले ही आप 12 या 10 नंबर तो आप कम करके चलिए। आप इतना स्कोर कीजिए कि अगर मेरे जो है वो 10 मार्क्स अगर कट भी जाएँ तो फिर भी मेरा जो है वो लिस्ट में सिलेक्शन हो पाए, क्योंकि सभी को पता है कि प्री सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो ऐसा नहीं है कि आपको इसको 180 आउट ऑफ 200 करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जस्ट जो है वो कट ऑफ है वो क्रॉस करनी है, उसके अलावा आपको कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपकी शिफ्ट इजी आ रही है तो आप पहले ही अपने 10-12 जो नंबर है वो आप कम करके चलिए, इतने अटैम्प्ट कीजिए ध्यान से, या मतलब जो भी है कि हाँ भाई अगर मेरे 10 नंबर इसमें काटे भी जाएं तो फिर भी मैं अपनी जो कट ऑफ है वो क्लियर कर पाऊँ। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही भाई। बाकी जिस भी भाई को अगर वो नॉर्मलाइजेशन की पीडीएफ पढ़नी है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे डलवा देता हूँ, वहाँ से जाके आप वो पीडीएफ भी पढ़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेटेस्ट अपडेट्स भी आपको वहाँ पर मिलती रहती है एसएससी के लिए। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।